नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य विधि पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कौटिल्य विधि के द्वारा एक शानदार प्रस्तुति मैं भारत का प्रधानमंत्री ये श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आपकी आज क्लास नंबर 9 होगी। आज हम पढ़ेंगे भारत के 8वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद के रूप में कार्य करते रहे। पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे व्यक्ति जो दक्षिण भारत से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। आज उनके बारे में हम जो बात करने वाले हैं, उन्हें आप बहुत ध्यान से और गौर से सुनिएगा। आज हम भारत में बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देख रहे हैं। आज भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा है। हमारा खान पान बदला है, हमारी संस्कृति बदली है। हमारे पहनने से लेकर, ओढ़ने से लेकर, घूमने से लेकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेकर वीआईपी तरीके का जो माहौल आज हमें दिखाई दे रहा है, आज की वीडियो में पता चलेगा इसके पीछे पीवी नरसिम्हा राव हैं या आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बहुत सब बातें आज हम तुम्हारे सामने करने वाले हैं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और पहली भी वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगा करे या गलत लगा करे तो कमेंट्स जरूर किया करें। चलिए करते हैं बात पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल रहा वो 1991 से 96 तक रहा। इससे पहले थोड़ा सा चलना पड़ेगा। 1991 में 1991 में लोकसभा के इलेक्शन होने थे और इलेक्शन में कांग्रेस के प्रमुख दावेदार राजीव गांधी हुआ करते थे। राजीव गांधी उन दिनों दक्षिण भारत में प्रचार के लिए गए थे और उन दिनों साउथ इंडिया में, विशेषकर तमिलनाडु और श्रीलंका वाले क्षेत्र में तमिल भाषा को लेकर बड़ी दिक्कतें चल रही थी। अगर तुमने कभी नाम सुना होगा तो लिबरेशन तमिल नाम सुना हो तो लिट्टे जिसे बोलते हैं, ये एक ऐसा आतंकवादी संगठन था जो जो श्रीलंका में बहुत अच्छे से कार्य कर रहा था। कहने का मतलब है कि जो लिट्टे हुआ करता था, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम, इसका पूरा नाम था लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। इसकी कहानी कुछ ऐसी है। अगर थोड़ी सी बात करें, कभी मौका मिलेगा तो राजीव गांधी की हत्या के बारे में पूरी डिटेल में कम से कम 1 घंटे तक लगभग हम बात करेंगे। बात यह है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, भारत की आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका में चाय के बड़े खेत हुआ करते थे। तो तमाम लोग तमिलनाडु वाले जो तमिल बोलते थे, उन्हें काम के लिए अंग्रेज लेकर जाते थे और वो वहीं के होकर रह गए थे। श्रीलंका को तब श्रीलंका नहीं कहा जाता था, सिलोन कहा जाता था। तो जब वो वहां पर रह गए थे तो वहीं के बनकर रह गए थे, लेकिन श्रीलंका ने उन्हें अच्छे से अपनाया नहीं था। ना उन्हें वो भाषा दे रहे थे, ना ही उन्हें कोई स्किल दिया जा रहा था। तभी एक व्यक्ति था वहां जिसका नाम था प्रभाकरण। उसने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था लिटे, यानी लिटे का मतलब मैंने अभी बताया है तुम्हें, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। और ये तमिल भाषाई लोगों को वहां अधिकार दिलाने के लिए इसने अपना काम किया। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन बाद में ये एक आतंकवादी संगठन बनता गया था। राजीव गांधी जी ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि जब वहां पर ये दोनों, एक प्रकार से गृह युद्ध श्रीलंका में चल रहा था, तो उस समय उन्होंने श्रीलंका में शांति समझौते जैसे हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय सेना भी श्रीलंका में गई। और ऐसा माना जाता है कि ये राजीव गांधी की थोड़ी सी गलती थी कि वह भारतीय सेना भेजी और जिस सेना ने लिटे पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। उसमें भारत के भी बहुत से सैनिक मारे गए थे, 1200 सैनिक मारे गए। तो जो लिटे संगठन हुआ करता था, उस संगठन की पूरी नजर राजीव गांधी पर थी। और राजीव गांधी जब पैदम्बुर पड़ता है चेन्नई के पास में, वहां गए थे, सभा आयोजित कर रहे थे, तभी एक मानव युक्त महिला आती है और आकर राजीव गांधी से एक माला डालती है और उनके पैरों को छूना चाहती है। उसके बॉम्ब था लगा हुआ था, आरडीएक्स लगा हुआ था, वो एक बटन दबाती है और राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। खैर, एक बड़ी कहानी है, कभी बात करेंगे फुर्सत में। जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो कांग्रेस के साथ सिंपैथी आई और कांग्रेस इसी नाम से इलेक्शन लड़ी। जब इलेक्शन लड़ी तो इनके सबसे बड़े लीडर उभर कर जो आए वो पीवी नरसिम्हा राव आए। पीवी नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री बने तो इनके सामने बड़े संकट था, और सबसे बड़ा संकट था आर्थिक संकट। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा संकट था भारत में उस समय कि अगर आप बात करें कि हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खत्म होने पर था। ऐसा माना जा रहा था कि अगर विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाएगी। हालांकि उस समय एक ठप जैसी ही थी, लेकिन और आम लोगों को नुकसान होने लग जाएगा। नुकसान कैसे होगा?
हम ऑयल नहीं खरीद पाएंगे, हम गैस नहीं खरीद पाएंगे, हम खाद्यान्न वस्तुएं नहीं कर पाएंगे, हम कोई भी विदेशी वस्तु नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि अगर हमें किसी भी देश से विदेशी वस्तु खरीदनी होती है तो हार्ड करेंसी में सौदा करना होता है, और हार्ड करेंसी विदेशी मुद्रा होती है, और भारत में विदेशी मुद्रा जैसी कुछ भी नहीं था। पीवी नरसिम्हा राव के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, इतनी बड़ी चुनौती थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बना दिया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, वित्त मंत्री बनाया, और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के कहने पर ही भारत में एलपीजी सिस्टम लागू हुआ। लगभग सभी प्रतियोगी छात्र इसके बारे में जानते हैं। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी हम कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं उदारीकरण, इसे हम उदारीकरण कहते हैं, इसे हम निजीकरण कहते हैं, और इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। यानी इससे पहले क्या होता था, 1991 से पहले, 1991 से पहले क्या होता था कि भारत में तमाम चीजें जो चलती थी वो सरकार के हस्तक्षेप से चलती थी। यानी कि हर क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर था, हर क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर था। विदेशी कंपनी अगर भारत आती थी तो उनका जो योगदान होता था वो बहुत न्यूनतम होता था। भारत के सामने चैलेंज था कि भारत को एक ओपन मार्केट करना था, भारत को एक खुला बाजार खोलना था। इसका बहुत बड़ा असर आज तक दिखाई दे रहा है। अगर हम आज इतने आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस एलपीजी की बहुत बड़ी बदौलत है। जब ये एलपीजी सिस्टम लाया तो कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर भी, विरोध में भी, तमाम लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया। एलपीजी सिस्टम आने से बहुत बड़ा सुधार हुआ। यहाँ प्राइवेट सेक्टर को इतना बढ़ावा दिया गया, इतना बढ़ावा दिया गया कि सबसे कहा कि भारत खुला बाजार है, कोई भी आकर यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है और यहाँ पर आकर भारत की इकोनॉमी और खुद की इकोनॉमी भी संभाल सकता है। और जैसे ही एलपीजी सिस्टम आया, धीरे 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 भारत में प्राइवेट सेक्टर बढ़ने लगा, प्राइवेट सेक्टर लगा, दुनिया भर के देश भारत में आने लगे, और ये सेक्टर इतना आगे जाने लगा कि ऐसे समझ लीजिए पैसे की बौछार होने लगी, पैसे से पैसा बनाया जाने लगा। यानी कि जहां 1991 में भारत ने तीसरी बार रुपया का अवमूल्यन किया था, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, जब तीसरी बार रुपया का अवमूल्यन हुआ था तो इससे भारत के एक्सपोर्ट के दरवाजे खुल गए थे। एक्सपोर्ट का मतलब है भारत अपने वस्तुएं बेचने लगा था, और भारत खरीद तो रहा ही था, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं था। इस एलपीजी ने बहुत बड़े बदलाव भारत में लाकर किए। तो एलपीजी सिस्टम पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा आया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो आपके सामने दिख रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज हम जो इतना आगे बढ़ चुके हैं, हम इतना ग्लोबलाइज हो चुके हैं दुनिया में, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एलपीजी को मानना ही पड़ेगा। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ता जा रहा है, ये प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन को लेकर सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है भारत की इकोनॉमी में। ये एलपीजी जैसा सिस्टम पीवी नरसिम्हा राव के समय आया तो हम कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची में अगर देखा जाए तो एलपीजी का भी स्थान एक अच्छा स्थान दिखाई देता है। शुरुआती क्षणता सब पीवी नरसिम्हा राव को ठीक भी बता रहे थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव का जो 5 साल का दौर है, इसमें बहुत सी कठिनाइयां भी देखने को मिली। जहां उन्होंने एक ठोस मजबूत कदम उठाया था, इतना ठोस मजबूत कदम उठाया था कि शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इसके बारे में सोचा होगा। इन्होंने वो कदम सिर्फ उठाया ही नहीं, उसे पूरा भी किया था। लेकिन कुछ ही समय बाद राजनीति में पीवी नरसिम्हा राव का नाम एक भ्रष्टाचार में विलुप्त होता चला गया, और उस सदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमें देखने को मिला, जिसे हम स्कैम 1992 कहते हैं। आप इसके बारे में जानते होंगे बहुत अच्छे से। हम लोगों को मूवी देखने का बड़ा शौक है, और हमें मूवी देखनी भी चाहिए, मनोरंजन भी होता है, लेकिन अगर ऐसी मूवी देखें जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो उन्हें जरूर देखना चाहिए। एक मूवी आई थी स्कैम 1992। क्या है स्कैम 1992? स्कैम 1992 में क्या है, गुजरात का एक छोटे से परिवार से बिलोंग करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति मुंबई पहुंच जाता है, सपनों के शहर में, एक बहुत सामान्य सा, जाकर फैक्ट्री कंपनी में कार्य करता है, खुद के घर की पूर्ति नहीं होती, और अचानक से उसका संपर्क उस क्षेत्र में हो जाता है जो वो पूरी मुंबई का राजा बनने वाला था। यानी कि वो स्टॉक मार्केट की तरफ मुड़ जाता है, और यहीं से जन्म होता है स्कैम 1992 का। वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का था हर्षद मेहता। आप देखेंगे ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये उसके थे, एलपीजी के कारण हुए, लेकिन आगे देखेंगे ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं हर्षद मेहता। एलपीजी सिस्टम के बाद
थोड़ी सी भारत की चर्चाएं बढ़ी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चाएं बढ़ाई स्कैम 1992 ने। 91 में भारत में जहां पैसा नहीं था, वहीं एक साल में इतना पैसा बनाया गया, पैसे से पैसा बनाया गया कि भारत ने उस समय का सबसे बड़ा स्कैम 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम 1992 देखने को मिला। क्या था ये स्कैम 1992? हर्षद मेहता के बारे में दो शब्द सुनना जरूरी है। एक सामान्य परिवार से एक साधारण सा व्यक्ति गुजरात से मुंबई आता है। मुंबई आया, गलियों में घूमा, लेकिन रोजगार सही से मिल नहीं रहा था। एक दिन चला गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, वहां देखा कि तमाम दलाल लोग लगे हुए थे स्ट्रीट में। उनसे जाकर पूछा, बोले क्या होता है? बोले तुम अगर इसमें पैसा लगाएंगे तो आपको पैसा डबल करके मिल सकता है, ट्रिपल करके मिल सकता है, या प्रॉफिट में मिलेगा। उसे जांचा परखा, बहुत सा पैसा पहले बर्बाद किया, लेकिन धीरे धीरे उसने एक ऐसी नब्ज पकड़ ली, स्कैम की ऐसी नब्ज पकड़ ली कि वो जिस कंपनी पर भी, जिस फैक्ट्री पर भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन पर भी पैसा लगाता था, वो मार्केट में ऊपर उठ जाती थी। यानी जो इंडेक्स होता है, सूचकांक होता है, सेंसेक्स हमारे यहाँ चलता है, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। लोगों को इतना विश्वास हो गया था, इतना विश्वास हो गया था कि आंख बंद करके पैसा हर्षद मेहता के हाथ में जाते थे, और अगले ही समय बाद, कुछ समय बाद, वो पैसा कई गुना होकर उसके हाथ में पहुंच जाता था। यानी कि अगर तुम स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो वहां जो सबसे बड़ा दलाल होता है उसे कहते हैं बुल। ये सिर्फ मुंबई का ही नहीं, पूरे भारत का बुल बन चुका था। यानी कि ये पैसा कमा नहीं रहा था, पैसा बना रहा था। इतना पैसा होता जा रहा था, जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास इतनी कार नहीं होती थी, उस समय हर्षद मेहता के पास लगभग 42 कार होती थी, 42 कार्स हुआ करती थी। इतना पैसा कमाया जा रहा था। ये पैसा खुद का इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, वो एक प्रकार से सरकार का पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जैसे आए 1992 में, वो समय शायद पीवी नरसिम्हा राव के लिए भी और हर्षद मेहता के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल तो रहा होगा। अचानक से ये होता है कि एसबीआई के पास कुछ बॉन्ड थे, वो एसबीआई बॉन्ड आरबीआई को जमा करने थे। और जब एसबीआई आरबीआई को अपना पूरा हिसाब किताब देख रही थी, तो वहां पाया गया कि एसबीआई को 1700 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिलने चाहिए थे, जो एसबीआई तक पहुंचे ही नहीं। एसबीआई के पास मात्र 1170 करोड़ बॉन्ड पहुंचे, यानी लगभग 500 करोड़ का घोटाला था। यह सिर्फ एक बैंक का है, एसबीआई का। ऐसे दसों बैंक थे, लेकिन उजागर एसबीआई का हुआ था। 500 करोड़ रुपए का घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, और अचानक से पूरी भारत में बड़ा स्कैम का नाम आया। आप सोच कर देखिए, बोफोर्स घोटाला में 64 करोड़ रुपए का घोटाला था, तब इतना बड़ा हंगामा हुआ था। वो 64 करोड़ और ये 500 करोड़ का कितना बड़ा नाम था। अभी तो एक घोटाला खुल रहा था जिसमें पूरा हाथ हर्षद मेहता का माना जा रहा था। एसबीआई ने हर्षद मेहता को बताया, और इसने अपनी ओर से पेशकश की और कहा कि मैं तुम्हें पैसा पूरा वापस करूंगा, जितना भी घोटाला हुआ है। और सिर्फ कहा नहीं था, हर्षद मेहता चेक पर चेक दिए जा रहा है। आप सोचकर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, वो इतने बड़े बड़े चेक कहां से ला रहा होगा? इसके लिए सीबीआई जैसी चीजें बैठी, और बाद में पता चला कि ये पूरा पैसा सरकार की ओर से ही जा रहा है, यानी सरकार की ओर से चुराया जा रहा है। इन्हें गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। जैसे ये जेल में गए, जेल के बाद इन्हें जमानत मिली, और जमानत मिलने के बाद जैसे ही बाहर आए, तो ऐसा कोई नहीं सोच सकता था ऐसा हर्षद मेहता ने किया। और हर्षद मेहता ने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में बुलाई, और बुलाकर उसने जो नाम दिया, उसने कहा कि यह हर्षद मेहता का स्कैम नहीं है, यह स्कैम है पीवी नरसिम्हा राव का। सोच कर देखिए, जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है, उस पर इतने बड़े घोटाले का आरोप वो व्यक्ति लगा रहा है जो इसमें विलुप्त है। हर्षद मेहता ने कहा कि इस स्कैम में खुद भारत सरकार और भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव भी लगे हुए हैं। ये वीडियो तुम्हें कई जगह पर डायरेक्ट उसी के द्वारा मुंह से बोला हुआ यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगा। ये खुद हर्षद मेहता ने कहा था। हर्षद मेहता का कहना था कि पीवी नरसिम्हा राव ने मुझसे 100 करोड़ रुपए लिए थे। 100 करोड़ रुपए, आप सोच कर देखिएगा, 500 करोड़ का घोटाला हो रहा है, 100 करोड़ प्राइम मिनिस्टर के लिए जा रहे हैं। तो इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? जब इतना बड़ा दबाव पीवी नरसिम्हा राव पर बना, तो पूरे भारत में बवाल समझ गया विपक्ष।
खड़ा हो गया। अब पीवी नरसिम्हा राव पर अपनी सरकार को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। तभी पीवी नरसिम्हा राव ने दबाव में आकर एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी को हम जेपीसी कमेटी कहते हैं। ये स्कैम 1992 है, मैंने इसीलिए ये तस्वीर तुम्हारे सामने लगाई है जहां ये खड़े हुए हैं हर्षद मेहता, और यहाँ तमाम पत्रकार लोग हैं, प्रेस वाले हैं जो ये खुलासा कर रहे हैं। ये जेठमलानी हैं, उस समय के बड़े एडवोकेट हुआ करते थे। ये जेठमलानी इनके क्या हैं, एडवोकेट हैं इसमें। इसी समय इस स्कैम की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसे हम जेपीसी कहते हैं, 1992 में इसका क्या हो जाता है, गठन होता है। जैसे ही जेपीसी का गठन हुआ 1992 में, ये जो कमेटी थी जेपीसी कमेटी, इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे, ये आपके सामने इनका नाम लिख रहा है, ये थे रामनिवास मिर्घा। रामनिवास मिर्घा, मैंने कहा कि अभी तक मात्र 5 जेपीसी कमेटी का गठन हुआ है, और ये कमेटी का गठन तब होता है जब भारत में बहुत बड़ा घोटाला होता है। एक हम पहले 1987 में देख चुके हैं, जो बोफोर्स घोटाला हुआ था, जिसमें मात्र 64 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। और इसमें तो भाई साहब, अगर एसबीआई के थ्रू से देखें तो 500 करोड़ का घोटाला है, और टोटल घोटाला देखा जाए तो 500 करोड़ रुपए का घोटाला था। तब 5,000 करोड़ का घोटाला था, और 500 करोड़ का एसबीआई अकेला बता रहा था। जेपीसी गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने, रामनिवास मिर्घा। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और जैसे इसने अपनी रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में पूरा का पूरा आरोप हर्षद मेहता पर ही लगाया गया। सरकार को बचा लिया गया, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में पार्लियामेंट के मेंबर ही होते हैं, एमपी होते हैं, और एमपी कौन होंगे, एमपी वही होंगे जिनकी सरकार है। पीवी नरसिम्हा राव ने भी अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो किसी भी पोस्ट पर किसी पर भी कोई आरोप लगाया जा सकता है, आप सबूत दीजिए, एविडेंस दीजिए। इतना बड़े घोटाले का आरोप लग चुका था, लेकिन सीबीआई और जेपीसी कमेटी दोनों ने ही इन आरोपों को खारिज कर दिया। आरोप तो लगे, घोटाला भी हुआ, लेकिन आरोप साबित नहीं हो पाए, तो इसका मतलब है घोटाला भी नहीं हुआ। घोटाला अगर किसी ने किया तो हर्षद मेहता ने किया। खैर, उस समय क्या रहा होगा वो आप सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। हर्षद मेहता को एक छोटे से मोटे केस में फिर डाल दिया जेल में, जहां उसकी जेल में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पीवी नरसिम्हा राव ने सबसे पहला काम किया था ग्लोबलाइजेशन लाने का, एलपीजी सिस्टम, और जब तक वो उससे उभर पाते कि उनके सामने एक बड़ा घोटाला स्कैम 1992 हो गया, जिसमें उनका खूब नाम लिया जा रहा था, और अपनी सरकार बचाने के लिए बड़ा मजबूर होना पड़ रहा था। लेकिन उसी समय पीवी नरसिम्हा राव ने एक मास्टर स्ट्रोक खोल दिया। ये क्या था, एक नाम तुमने कभी सुना होगा, हवाला मार्केट। हवाला मार्केट में क्या होता है, हवाला मार्केट को भी काला धन कहा जाता है, जिसमें हवाला के माध्यम से तमाम पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है। भारतीय सेना की मदद से कश्मीर में कुछ आतंकवादियों को पकड़ा गया, जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे। उनके थ्रू से पता चला कि भारत के तमाम पॉलिटिशियन हवाला मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं। 2 भाई थे, एस के जैन और एक एन के जैन। ये जैन बंधुओं का 2 बड़ा नाम आया था इस हवाला घोटाला में। इनके घर पर जब छापेमारी हुई तो उसमें एक डायरी मिली, और उस डायरी में बड़े बड़े राजनेताओं के नाम थे, जिसमें सत्ता पार्टी के भी थे और विपक्ष के भी थे। और विपक्ष में सबसे बड़ा नाम जो आ रहा था वो लाल कृष्ण आडवाणी का आ रहा था, यानी जो बीजेपी के लीडर हुआ करते थे उस समय, बीजेपी के राष्ट्र क्या थे, वो पार्टी अध्यक्ष थे। इसके अलावा शरद पवार का भी नाम था। ऐसे बहुत से लीडर थे, खुद पीवी नरसिम्हा राव के कुछ कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका भी बड़ा नाम था, उस डायरी में लिखा हुआ था। सीबीआई जांच हुई, और फिर वही राजनीतिक रोना होता है, और वही होता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला गया, लेकिन इतना बड़ा घोटाला माना जाता है, लगभग 66 करोड़ का घोटाला था ये, लेकिन इस घोटाले पर भी पर्दा डाल दिया गया। इस घोटाले से इतना अच्छा हो गया था कि जो विपक्ष में पीवी नरसिम्हा राव के विरुद्ध में आवाज उठाई जा रही थी, वो एकदम दब गए थे। अब समझ लीजिए किसने क्या कीमत दी होगी। क्यों, अगर पीवी नरसिम्हा राव पर आवाज उठा रहे थे वो विपक्ष, उन्हीं पर हवाला घोटाला लग गया। अब हवाला घोटाले वाले चुप हो गए, और जब क्योंकि दोनों के दोनों ही घोटाला में फंसे हुए थे। ये एक बड़ी बात थी अपने आप में। लाल कृष्ण आडवाणी ने तो ये कहा था कि मैं जब तक इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, जब तक ये जो हवाला घोटाला है इसमें मैं बरी नहीं हो जाता। हालांकि सब बरी हो गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। भारत में घोटाला कर दीजिए,
और विशेष रूप से ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बाद में चीजें सुलझी जाती हैं, ये तो हम पहले ही दिन से देख पा रहे हैं। ऐसी कहानी आगे बढ़ती रही, सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1992 फिर वही आगे की बात। 1992 ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे और एक तारीख आई 6 दिसंबर 1992। ये आप देख पा रहे होंगे, यही इनके समय की एक और बड़ी दुर्घटना है, ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस होना, और ये घटना है 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992, ये 6 दिसंबर 1992 से पीवी नरसिम्हा राव ने एक बुक भी लिखी है जिस पुस्तक का ही नाम 6 दिसंबर 1992 है। कार सेवा करने वाले गुजरात से लेकर हरियाणा से लेकर तमाम प्रकार के राज्यों से लोग बाबरी मस्जिद पहुंचे। जिस बाबरी मस्जिद का दरवाजा, जहां राम मंदिर का दरवाजा पहली बार ताला खुलवाया था राजीव गांधी ने, जहां से इसके बीज गोए थे, आज उसी का दिन आ गया था। 6 दिसंबर 1992 का ये दिन कार सेवक वहां पहुंचते हैं और कार सेवकों ने जाकर, देखिएगा ये बाबरी मस्जिद है और इस बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है इसे पूरी तरह तोड़ दिया। यहाँ 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद के बारे में थोड़ी सी जानकारी करिए। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1527 ईस्वी में बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी, उसने इसका क्या की थी, स्थापना की थी। बाबर कभी अयोध्या नहीं गया था, कभी अयोध्या नहीं गया था, उसके सेनापति ने इसका निर्माण कराया था, जो 6 दिसंबर 1992 को इसका विध्वंस कर दिया। वर्तमान में चर्चा में है, याद रखना पीवी नरसिम्हा राव के समय। जब ये 6 दिसंबर 1992 को इसका विध्वंस हुआ तो भारत में सांप्रदायिक दंगे तो जन्म लेते ही लेते, अब हिंदू मुस्लिम में टकरार होना था। ये पीवी नरसिम्हा राव के लिए कुछ सही बात नहीं थी। इस बाबरी मस्जिद को तुड़वाने में किसका हाथ रहा, क्या रहा, ये सब भी बड़ी बात हो जाती है। ऐसा माना जाता है वो राम रथ जो रोका गया था, जो रथ चलाया था लाल कृष्ण आडवाणी ने, यानी बीजेपी पूर्ण रूप से राम की तरफ थी, और ऐसा ही हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि इस बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने में सबसे बड़ा हाथ किसी का था, तो आरएसएस और बीजेपी, हिंदू युवा वाहिनी, जो कुछ भी उस समय के हिंदुओं के संगठन थे, उनका था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो मानी जाती है वो बीजेपी के लीडर लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे व्यक्ति थे कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। इन दोनों की बदौलत ये माना जाता है। हालांकि जब इसका जांच हुई और इसका फाइनली फैसला आया, इस फैसले में इन सबको क्लीन चिट मिल गई थी, सबके सब बरी हो गए थे, इसका कोई बड़ी बात नहीं थी। ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और इसके विध्वंस होने के तुरंत बाद ही एक आयोग का गठन किया गया, जिसे लिब्राहन आयोग कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, बाबरी मस्जिद की जांच के लिए जिस आयोग का गठन किया गया उस आयोग का नाम क्या था, तो आपका आंसर होना चाहिए वो है लिब्राहन आयोग। ये लिब्राहम आयोग 1992 में, ये 16 दिसंबर 1992 को इस आयोग का गठन हुआ। ये व्यक्ति जो हैं, इनका नाम है आर लिब्राहम, इन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। और इस आयोग का प्रमुख कार्य क्या था, इस आयोग का प्रमुख कार्य था कि जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे और क्यों गिराया गया और ऐसी क्या दिक्कतें थी। इस आयोग ने, सीबीआई ने, सब ने अपने अपने काम किए और ये आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। जितने भी लोग इसमें नाम शामिल हो रहे थे वो धीरे धीरे सब बरी हो गए, सबको क्लीन चिट मिली। कुछ लोग इसमें मारे भी गए थे। रक्तपात तो होता ही है जो जब दो संप्रदाय के बीच में झगड़ा होता है। 1991 से लेकर 1996 तक जो उतार चढ़ाव हमें पीवी नरसिम्हा राव के जीवन में मिलता है, इन 5 सालों में तो बहुत कुछ देखने को मिला। एक और बड़ी रहस्यमयी कहानी है, इसे भी आप समझेंगे। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया था। वो व्यक्ति थे वी रामास्वामी। वी रामास्वामी अपने आप में एक बड़ा नाम है। वी रामास्वामी, थोड़ा सा इनके बारे में समझेंगे। ये केस भी 1991-92 का ही है। वी रामास्वामी चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एज अ जज काम कर रहे थे और इन पर आरोप लगाए गए थे तमाम पत्रकारों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा, कि इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। इन पर आरोप लगे कि इन्हें पद से हटाया जाए। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने इन्हें हटाने की बजाय इन्हें चंडीगढ़ हाईकोर्ट से प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट करके एज अ जज बना दिया। इससे लोगों में और आक्रोश आ गया कि एक ऐसा जज जा रहा है, जज एक भगवान के रूप में होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जज जा रहा है जो व्यक्ति करप्ट है, जिस पर आरोप हैं,
उसे आप सुप्रीम कोर्ट में जज बना रहे हैं। इसे लेकर पूरे भारत में विवाद हुआ। जब ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया तो इन्हें हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया गया, महाभियोग लाया गया। अगर इनको हटाना है पद से तो महाभियोग, वैसे संविधान में महाभियोग का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन न्यायिक जांच अधिनियम 1968 के तहत न्यायाधीशों को भी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ पार्लियामेंट्री एक्ट है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। वी रामास्वामी पर महाभियोग लाया गया। महाभियोग के लिए एक बड़ी खास बात होती है, आपको भी समझना चाहिए, थोड़ी बड़ी प्रोसेस है कि महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के पास होता है, और संसद के दो हाउस हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। अगर आपको इम्पीचमेंट लाना है तो आप किसी भी सदन में ले आइए, आप लोकसभा में ले आइए, राज्यसभा में लाइए। अगर आप लोकसभा में ला रहे हैं तो महाभियोग लाने से पहले कम से कम लोकसभा में 100 व्यक्ति ऐसे होंगे जिस महाभियोग पत्र पर साइन करेंगे। अगर राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 व्यक्ति ऐसे होंगे। ऐसा होने के बाद वो स्पीकर को अपनी रिपोर्ट देंगे। स्पीकर ये चेक करेगा कि इस पर 100 लोगों ने या 50 लोगों ने साइन किए हैं या नहीं किए। उसके बाद एक न्यायिक जांच समिति का गठन होगा, जिस समिति में टोटल मेंबर 3 होंगे, और ये तीनों के तीनों जो होंगे, इसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, एक अदर जज होगा और एक राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता होगा। ये 3 लोग तय करेंगे कि इस पर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं या नहीं। अगर आरोप सही पाए गए तो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ये अपनी पूरी रिपोर्ट स्पीकर को दे देगा। स्पीकर के पास जैसे रिपोर्ट पहुंचेगी, स्पीकर 14 दिन पहले उस जज को पहले ही नोटिस दे देगा कि हम तुम्हें तुम्हारे पद से हटाने वाले हैं। 14 दिन बाद या तो आप या अपना वकील हाउस में आ जाएं, यानी पार्लियामेंट आ जाएं। यही रामास्वामी के साथ हुआ। जब रामास्वामी पर आरोप लगे तो इन्हें पद से हटाने के लिए बिल लोकसभा में लाया गया। लोकसभा का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। लोकसभा में बिल लाया गया, 100 लोगों को साइन करने थे, कर दिए। रिपोर्ट किसको देनी थी? इस कमेटी को। कमेटी ने जांच करना शुरू किया, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि जो बी रामास्वामी हैं, इन पर जो आरोप लगे थे वो बिल्कुल सत्य हैं, इन्हें पद से हटाना ही चाहिए। स्पीकर ने अपना काम किया, 14 दिन पहले नोटिस दे दिया रामास्वामी को कि आप पद से हटने वाले हैं। आप 14 दिन बाद या तो खुद आइए या अपने वकील को भेज दीजिए लोकसभा में बहस करने के लिए। आर्गुमेंट तो बहुत जरूरी है। जैसे ही 14वां दिन आया, वी रामास्वामी नहीं गए। इनके एक वकील थे जिनका नाम था कपिल सिब्बल, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर रहे हैं। कपिल सिब्बल जाते हैं और 11 बजे पार्लियामेंट शुरू होता है। लोकसभा 11 बजे से लेकर शाम हो गई, शाम तक दोनों में बहस चली, यानी लोकसभा के मेंबर्स में और वकील के बीच में। इस बहस में पाया गया कि रामास्वामी पर जो आरोप लगे थे वो इतने ज्यादा जटिल थे कि कपिल सिब्बल इस बहस में हार गए। यानी कि अब क्या होगा कि जैसे ही हारे तो अब अगर उन्हें पद से हटाना है तो आपको लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं उसका 2/3 वोटिंग करनी होगी, और उसके बाद राज्यसभा बिल भेजना पड़ेगा, और राज्यसभा के भी 2/3 क्या करेंगे? वोटिंग। और जैसे ही दोनों हाउस से 2/3 वोटिंग पास हो जाएगी, उसी समय जज को रिजाइन देना पड़ जाएगा। जब बहस हो रही थी, बहस में जब कपिल सिब्बल हार जाते हैं तो जो लोकसभा स्पीकर थे उन्होंने सभी मेंबर से कहा, जितने भी लोकसभा में मेंबर बैठे हुए थे, कि आप सब लोग 10 मिनट या 15 मिनट का गैप है, आराम से बाहर कैंटीन जाइए, चाय पानी पीकर वापस आइए, क्योंकि 15-20 मिनट बाद वोटिंग होगी इन्हें पद से हटाने के लिए। जितने भी कांग्रेस के या अन्य एमपी जो हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो सब बाहर चले जाते हैं। ये निश्चित हो गया था कि 20 मिनट बाद वोटिंग होनी है। जैसे वो वापस गए, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, 25 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। ये सभी सांसद बाहर तो चले गए थे, लेकिन लौटकर लोकसभा नहीं आए। यानी वो लोकसभा नहीं आएंगे तो वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग नहीं होगी तो जज हटाए नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर महाभियोग प्रस्ताव तो लाया गया था, लेकिन महाभियोग नहीं लगा। उस समय के अखबारों में एक न्यूज छपी थी, उसमें आया ये था कि पीवी नरसिम्हा राव साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और वी रामास्वामी भी साउथ इंडिया के ही थे, और ऐसा माना जा रहा था कि पीवी नरसिम्हा राव ने बी रामास्वामी का साथ दे दिया। अगर पीवी नरसिम्हा राव चाहते तो इन पर महाभियोग लगाया जा सकता था, और वी रामास्वामी को क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि यहां से पास ही नहीं हुआ, और जब यहां से पास नहीं हुआ तो उन्हें उनके पद से नहीं हटाया गया।
तो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आज हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा? हमने सबसे बड़ी बात ये देखी कि उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया था वो एलपीजी था। ये तो बात ठीक है, लेकिन आपने पैसा तो बनाना चाहा, आपने देश को आगे तो बढ़ाना चाहा, लेकिन आपके समय में कितना बड़ा भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल रहा है। कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन तो पूरी दुनिया में फैल रही है। पीवी नरसिम्हा राव का जो ये कार्यकाल 5 साल का, वो देश के विकास में भी बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार में माना जाता है। हालांकि वो अलग बात है कि पीवी नरसिम्हा राव पर एक भी भ्रष्टाचार साबित नहीं किया गया, लेकिन जितनी भी उस समय की अफवाह थी या न्यूज थी वो सब मैंने आपके सामने विद डिटेल बता दी हैं। मुझे आशा है यह एपिसोड आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो आप अपने कमेंट्स जरूर छोड़ें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले, और मुझे प्रोत्साहन मिले तो मैं और भी नई नई चीज़ आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूं। चलिए, आप सुनेंगे हमें। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, आभार आपका। जय हिंद।